हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से लोअर पीसीएस पीसीएस आरओ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कवर करेंगे। और ज़्यादातर क्योंकि ये अलग से लोअर पीसीएस में एक सिलेबस में टॉपिक दिया है इसलिए इसको कर रहे हैं। यूपी पीसीएस आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा ये लोअर पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करेंगे। जितने भी ये हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं वो सब आपको जो पेड ग्रुप चल रहा है पीसीएस और लोअर पीसीएस के लिए उसमें मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 6375412344। इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं आप, उस पर उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हैंड रिटन जाते हैं वो सब इसी मतलब एक ही ग्रुप में जाते हैं। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा की गई हैं गूगल से भी और लूसेंट से भी, तो इसको मतलब एक अच्छा एक नोट बनाया गया। तो ये जनक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। पहली बार मतलब अंतरिक्ष के लिए जो कोई काम हुआ था ये 1962 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो समिति बनी थी ये भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई ही थे। इनको ही भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर जो है इसरो जो है बहुत सारे जब छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन थे उसके बाद जब सबको मिला के एक इसरो का नाम दिया गया था। इसरो जो है ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। और प्रथम उपग्रह जो इसके द्वारा छोड़ा गया था मतलब पहला जो था वो था आर्यभट्ट। 360 किलो का ये उपग्रह था जिसको 19 अप्रैल 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। 1975 ये जो ईयर वगैरह देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 1969 जब इसरो की स्थापना हुई। उसके बाद पहला उपग्रह कब छोड़ा गया? इसरो के द्वारा 1975 में। लेकिन ये इंडिया से नहीं छोड़ा गया था, इसको सोवियत संघ रूस जो यूएसएसआर था उस टाइम पे वहाँ के वैंकूवर से इसको छोड़ा गया था। मतलब भारत से इसको लॉन्च नहीं किया गया था आर्यभट्ट को। और पहले जो चेयरमैन थे इसरो के वो वर्तमान में चेयरमैन तो ये हैं डॉक्टर वी नारायणन। पहले चेयरमैन इसरो के कौन थे? वही जिन्होंने स्थापना की इसकी मतलब विक्रम साराभाई इसके पहले चेयरमैन थे। और वर्तमान में चेयरमैन जो 11वें चेयरमैन है इसरो के वो डॉक्टर वी नारायणन हैं। और पहला उपग्रह इसरो का आर्यभट्ट था। भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन कब किया गया था? तो 1972 में किया गया था। ये भी याद रखिएगा, अंतरिक्ष विभाग हमारा कब बना था? 1972 में। और जो एक मतलब एक केंद्र है, संस्था है जिसका नाम विक्रम साराभाई के नाम से रखा गया था। पहले इसका नाम भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र था जो कि थुम्बा में स्थित है, तिरुवनंतपुरम केरल में। ये जो भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है ये बना था 21 नवंबर 1963 में ही। लेकिन बाद में 1972 में विक्रम साराभाई के नाम से इसका नाम रखा गया था, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र? या फिर ऐसे ही लिख दिया जाता है VSSC, तो ये स्थित है थुम्बा में, तिरुवनंतपुरम केरल में। तो ये याद रखिएगा पुराना नाम क्या था इसका। नेक्स्ट यहाँ पर इसने जो ये VSSC है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, यहाँ पे प्रक्षेपण यान तैयार किए जाते हैं। जो SLV है, ASLV है, PSLV, GSLV सब यहीं पर विकसित हुए थे। तो ये याद रखिएगा। जो अलग अलग इसरो के केंद्र ये सब मिला के इसरो बनता है। इसके जो अलग अलग केंद्र हैं यहाँ पे अलग अलग काम होते हैं। कहीं पर उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, कहीं से लॉन्च होता है, कहीं पे रॉकेट मतलब जो प्रक्षेपण यान है वो तैयार होते हैं। तो ये सब अलग अलग केंद्र हैं। फिर जो एक है इसरो सैटेलाइट सेंटर, ये कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। 2018 में इसका नाम डॉक्टर UR राव के नाम पर रखा गया था। जो इसरो के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं UR राव, उनके नाम पे इसरो सैटेलाइट सेंटर का नाम रखा गया है। बेंगलुरु में स्थित है। यहाँ पर उपग्रह परियोजना और डिज़ाइन, निर्माण, परीक्षण यहाँ पर होता है। फिर एक है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। यहाँ पर उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, उस पर मतलब प्रयोग वगैरह एप्लीकेशन सेंटर है, ये अहमदाबाद में स्थित है। तो ये कुछ पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर एक जो है भास्कर 1 का एक उपग्रह था, इसका प्रक्षेपण किया गया था USSR से ही किया गया था। पहले तो आर्यभट्ट था, उसके बाद जो है जो कि 75 में गया था। फिर ये भास्कर 1 गया था 7 जून 1979 में। फिर भास्कर 2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था 20 नवंबर 1981 में। और ये दोनों जो है USSR से ही मतलब इसको लॉन्च किया गया था। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान, मतलब अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो सैटेलाइट उपग्रह की बात कर रहे थे, अभी हम रॉकेट की बात कर रहे हैं। प्रक्षेपण यान जो पहला हमारा बना था वो था SLV-3।
और इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। पहला जो प्रक्षेपण यान SLV-3 था और इसके डायरेक्टर APJ अब्दुल कलाम। पहली जो इस यान ने जो उड़ान भरी थी पहली, वो 18 जुलाई 1980 में भरी थी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर भी कहा जाता है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से 1980 में पहली उड़ान SLV ने भरी थी। और कौन सा उपग्रह उसके द्वारा ले जाया गया था, तो रोहिणी फर्स्ट जो है पहली बार, मतलब इंडिया की धरती से पहली बार जो उपग्रह प्रक्षेपित हुआ था वो था रोहिणी फर्स्ट, तो ये याद रखिएगा। अब चंद्रयान के कुछ मिशन, मतलब चंद्रमा के कुछ मिशन हैं भारत के, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं और कन्फ्यूज़न होता है डेट वगैरह में, इस सब में। तो देखिए भारत के चंद्रमा मिशन जो है, इससे पहले भारत के पहले कौन कौन कर चुका है, चंद्रमा पर पहुंच चुका है, अपना यान पहुंचा चुका है। तो USSR है, 1966 में सबसे पहले चंद्रमा पर मिशन इन्होंने किया था। फिर USA ने किया था 1966 में ही, और USA ने ही पहली बार इंसानों को भेजा था 1969 में, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। तो उसके बाद फिर चाइना ने किया था 2013 में, भारत ने किया है 2023 में। चंद्रयान फर्स्ट जो हमारा लॉन्च हुआ तो वो 22 अक्टूबर 2008, ये याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चंद्रयान हमारा गया था 22 अक्टूबर 2008 को, और इसकी लैंडिंग हुई थी 14 नवंबर 2008 को। तो ये याद रखिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 अक्टूबर 2008। प्रक्षेपण यान किससे गया था, तो PSLV C-11 से गया था। लॉन्च स्थल वही श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। फिर चंद्रमा की सतह पर जो हमारा पहला चंद्रयान गया था, उसने H2O और हाइड्रोक्सिल के अणु का प्रमाण मतलब लेके आया था, मतलब भेजा था इसने। H2O का मतलब पानी का प्रमाण इसने भेजा था, चंद्रयान 1 ने 2008 में जो गया था। फिर चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था, जो कि असफल हो गया था, और ये लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। असफल लैंडिंग हुई थी इसकी 7 सितंबर 2019 में, जिसमें लैंडर उसका खो गया था, आपने सुना ही होगा। 2019 की ये भी बात है, 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था। प्रक्षेपण यान इसका था GSLV MK3, और इसमें ऑर्बिटर था, विक्रम लैंडर था, प्रज्ञान रोवर था। उस टाइम एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बनते थे। नेक्स्ट यहाँ पर चंद्रयान 3, ये चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला भारत, मतलब इसके द्वारा ही भारत जो है चौथा देश बन गया था, चंद्रमा पर लैंड कर गया था भारत। तो प्रक्षेपण किया गया था इसका 14 जुलाई 2023 को। ये वाला जो है चंद्रयान 2 जो गया था, जो असफल हुआ था, वो 22 जुलाई को भेजा गया था, और चंद्रयान 3 जो कि सफल रहा था, ये 14 जुलाई को भेजा गया था। लैंडिंग इसकी हुई थी 23 अगस्त 2023 को। तो मतलब 2023 में आकर हम सफल हुए थे। प्रक्षेपण यान जो इसका था LVM-3 और M4, ये इसका मतलब पूरा नाम है, ये इसका प्रक्षेपण यान था। और भारत जो है कहाँ पर लैंड हुआ था, दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया था। अब यहाँ पे इस पर जो अगर कोई गलती लिखी होगी तो मैं कमेंट सेक्शन में इसको सही करके पिन कर दूँगी, ये याद रखिएगा, देख लीजिएगा कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, 10 अगस्त 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना कब हुई थी, डेट जरूर पूछी जाती है आजकल। मतलब इस तरह से डेट केवल एक क्वेश्चन की नहीं पूछी जाती, मैचिंग में आ जाता है या फिर अरेंज करने को आ जाता है, तो ये सब याद रखिएगा। 10 अगस्त 1948। प्रथम जो इसके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर होमी जे भाभा थे, परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष होमी जे भाभा। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं अभी 2026 में, जब ये वीडियो बनाया जा रहा है, उस टाइम पे अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। जब भी आप कभी एग्ज़ाम देने जाएं तो मतलब रिसेंट के सर्च कर लिया करिए थोड़ा सा। फिर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क जो है, ये ट्राम्बे मुंबई जो है, अभी जो ये मंथ चल रहा है जून, जब आप वीडियो देख रहे हैं जून 2026, तो आप जब भी जाइए एग्ज़ाम देने एक बार चेक कर लीजिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क जो मुख्यालय इसका कहाँ पर है, ट्राम्बे मुंबई में। और बार्क ने कुछ परमाणु रिएक्टर बनाए थे। इसका मतलब ईयर पूछे, जब टफ क्वेश्चन बनाना होता है तो इसके ईयर पूछ लेते हैं, स्टार्टिंग के ये दो तीन के जो हैं इसके। तो अप्सरा इसने बार्क का एक परमाणु रिएक्टर अप्सरा 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। साइरस की स्थापना 1960 में हुई थी, जर्लिना की 1961 में, पूर्णिमा 1 की 1972 में, पूर्णिमा 2 की 1984 में, पूर्णिमा 3 90 में, उसके बाद ध्रुव जो है 1985 में। तो ये स्टार्टिंग वाले इंपॉर्टेंट 1956 में अप्सरा बना था। भारत का पहला मंगल मिशन कौन था, तो मंगलयान था, और ये 2013 का मिशन है मंगल मिशन। प्रक्षेपण इसका हुआ था 5 नवंबर 2013 को। मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कब किया था इसने, तो 24 सितंबर 2014 में इसने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। और प्रक्षेपण मतलब ये ऑर्बिट में ही घूमने वाला ये मिशन था। प्रक्षेपण मतलब मंगल की ऑर्बिट में घूम रहा था ये, मतलब जो भी उपग्रह वगैरह भेजा गया था, मिशन ही गया था। प्रक्षेपण यान इसका क्या था, तो PSLV C-25 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। लॉन्च केंद्र इसका क्या था, तो वही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। और मंगल मिशन करने वाला भारत
जो है चौथा देश था। सबसे पहले यूएसएसआर ने किया था, फिर अमेरिका ने, फिर यूरोप का एक कंबाइंड मिशन था, उसके बाद भारत ने किया था। अब ये एक चीज़ जो मैचिंग में बहुत पूछी जाती है, जिसे तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, क्योंकि ये पहला परमाणु विद्युत केंद्र था, इसलिए इसकी मतलब इसका ईयर भी पूछ लिया जाता है। यूएसए की सहायता से इसको बनाया गया था 1972 में, तारापुर परमाणु विद्युत गृह। फिर जो है राजस्थान परमाणु विद्युत गृह, ये रावत भाटा में है और राजस्थान में 1972 में ही बना था। फिर मद्रास वाला कलपक्कम में है, ये तमिलनाडु में। नरोरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये बुलंदशहर में स्थित है, यूपी में 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। काकरापार, ये काकरापार कायगा, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में। काकरापार सूरत में स्थित है, गुजरात में। कैगा जो है कर्नाटक का है। काकरापार की स्थापना 93 और कैगा की स्थापना 99। फिर जो है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसकी जो है स्थापना 1971 में हुई थी, कलपक्कम तमिलनाडु में, ये भी याद रखेगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। IGCAR। फिर भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 1987 में हुई थी। फिर भारत में परमाणु परीक्षण जो है 2 बार किए गए हैं। फर्स्ट जो हुआ था वो 18 मई 1974 में किया गया था, पोखरण में, जैसलमेर राजस्थान में, मतलब सेम ही जगह हैं दोनों। 18 मई 1974 और सेकंड जो हुआ था वो 13 मई 1998। ये वाला इंदिरा गांधी की जब सरकार थी और ये वाला जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 13 मई 1998 और 18 मई 1974। तो ये 2 हमारे परमाणु परीक्षण हैं। भारत की स्वदेशी उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नाविक। नाविक का फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है। अब इसमें कभी कभी पूरे का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कभी कभी इसमें सी का अर्थ क्या है, सी का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या है, इस तरह से। तो यहाँ पर है नेविगेशन विद इंडियन कोटेलेशन, ये इसका मतलब फुल फॉर्म हो जाता है, नेविगेशन विद इंडियन कोटेलेशन। यहाँ पर सी याद रखिएगा, बाकी ये नाविक है, इसरो द्वारा इसको विकसित किया गया। हर एक उसमें यहाँ पर जो कैरेक्टर है उसका अलग अलग मतलब नहीं है, बस ये इसका फुल फॉर्म है। क्योंकि जब इसको लिखा जाता है नाविक को, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है NAVIC। इसमें ये हो जाता है इधर वाला नेविगेशन और ये इधर वाला होता है इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये जो भी कहा जाता है इसको। तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ये याद रखिएगा। पुराना नाम इसका था IRNSS, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। उसके बाद इसका नाम अब नाविक रख दिया गया है। और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, नाविक योजना की? जब ये IRNSS जब इसका नाम था, उस टाइम इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। और इसके द्वारा इस योजना के तहत जो पहला उपग्रह छोड़ा गया था उसका नाम था IRNSS 1A और ये जुलाई 2013 में छोड़ा गया था। उसके बाद फिर 7वां एक मतलब रिसेंट वाला जो 7वां छोड़ा गया था वो 2016 में IRNSS 1G छोड़ा गया था। और देश को समर्पित कब किया गया था नाविक को? क्योंकि ये हमारा एक तरह का, जैसे हम GPS यूज़ करते हैं उसी तरह से इंडियन है ये, समझ लीजिए। तो 14 अप्रैल 2016 को इसको देश को समर्पित किया गया, इसी दिन इसका नाम नाविक रखा गया था। पुराना नाम क्या है इसका? तो IRNSS। जैसे अब ये भी सब पूछा जा सकता है, अमेरिका में GPS, अमेरिका का GPS है जो बाकी की बहुत सारे कंट्रीज़ यूज़ करते हैं, हम लोग भी यही यूज़ करते हैं। रूस का है GLONASS करके है, और यूरोपीय संघ का है गैलीलियो, चीन का है बायडू, ये भी सब पूछा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर गगनयान मिशन की घोषणा कब की गई थी? तो 15 अगस्त 2018 को इसकी घोषणा की गई थी गगनयान मिशन की। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है जिसमें मानव को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा लगभग 400 किलोमीटर पे, और 3 दिन मतलब 3 दिन का ये वो होगा वहाँ पे, मतलब इंडियन कोई रहेगा, मतलब जो अर्थ है उसकी ऑर्बिट में रहेगा और अर्थ की को देखेगा सैटेलाइट से। ये सब है ये गगनयान मिशन। और ये प्रक्षेपण यान कौन सा होगा जिसके द्वारा इसको भेजा जाएगा? तो LVM-3, और ये अगले साल लॉन्च होगा, मतलब अभी डेट फिक्स नहीं है। LVM-M3 से ही जाएगा। कब घोषणा हुई थी ये याद रखिएगा, 2018 में, 15 अगस्त 2018। फिर जो इसमें जो कुछ गगन यात्रियों को चुना गया है, मतलब जो इसमें रहेंगे, तो ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। बालाकृष्णन, प्रशांत बालाकृष्णन, अजीत कृष्णन, उसके बाद अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला, ये 4 लोग हैं जिनको गगन यात्री के रूप में नामित किया गया है। और अभी शुभांशु शुक्ला का नाम रिसेंट में आपने सुना होगा, एक मिशन हुआ था एक्सियोम मिशन 4, ये भी इम्पॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। और ये एक्सियोम मिशन जो है
ये 25 जून 2025 को लॉन्च किया गया था। और ये इसमें जो है शुभांशु शुक्ला गए थे, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर गए थे। और किससे गए थे? स्पेस ड्रैगन के उससे गए थे ये। और 15 जुलाई 2025 को ये वापस आए थे। 25 जून को गए थे, 15 जुलाई को वापस आए थे पृथ्वी पर। और ये जो है पहली बार ही कोई ऐसा भारतीय था जो इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट पे गया था। पहले ये भारतीय थे। वैसे अंतरिक्ष में जाने वाले सेकंड थे, क्योंकि राकेश शर्मा पहले जा चुके थे, अभी हम देखेंगे आगे। और ये जो इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट है उस पे जाने वाले ही पहले थे। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे शुभांशु शुक्ला। अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन थे, यूएसएसआर से संबंधित थे। और ये वोस्तोव-1 यान से गए थे 1961 में ही, 1961। और पहली महिला कौन थी? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा, जो कि यूएसएसआर की थी, 1963 में ये अंतरिक्ष में गई थी। और पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा, 1984 में गए थे। और ये यूएसएसआर के थ्रू ही गए थे। उनका जो मिशन था सोयूज T11, उस मिशन के तहत गए थे राकेश शर्मा जी। कब? 1984 में। और भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? अब ये सब भी क्वेश्चन, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे 1983 में शुरुआत हुई थी हमारे जो मिसाइल मिशन है उसकी। इसके जनक कहे जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर कुछ कुछ मिसाइलें हैं जिनके बारे में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है कभी कभार। तो पृथ्वी मिसाइल 1988 में आई थी ये। और बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक का मतलब होता है सतह से सतह, जहाँ पे भी बैलिस्टिक लिखा हो समझ लीजिए सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। और इसकी रेंज पृथ्वी मिसाइल की 150 से 350 किलोमीटर थी बस। उसके बाद अग्नि फर्स्ट आई, ये 1999 में ही इसने मतलब काम करना शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन बाद में जो कारगिल वगैरह वाला वार हुआ तो कंप्लीट हुई 2002 में, तो उस पर मतलब अच्छे से काम किया जाने लगा अग्नि पर कारगिल के बाद। और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, 700 से 900 किलोमीटर इसकी रेंज है। फिर जो है अग्नि 2 1999, मतलब क्योंकि इसकी भी शुरुआत हो चुकी थी उसी टाइम पे, 2000 से 2003। ईयर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा रेंज याद रखिएगा। अग्नि फर्स्ट की 700 से 900, अग्नि सेकेंड की 2000 से 3000, अग्नि थर्ड की जो कि 2006 की बात है ये 3000 से 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये जो है टाइम पे इनको टेस्ट किया जाता रहता है, लेकिन जो पहली बार बनती है उसके बारे में मतलब ईयर वही दिमाग में रखिएगा, वैसे ईयर पूछा नहीं जाता इसका। फिर जो है अग्नि थर्ड की 3000 से 3500, फिर अग्नि 4 की 4000 किलोमीटर, अग्नि 5 5000 प्लस किलोमीटर, फिर अग्नि प्राइम ये हल्की सी एक मिसाइल है 2021 में मतलब इसको किया गया था, 1000 से 2000 किलोमीटर इसकी मतलब रेंज है। एक है आकाश। आकाश मतलब इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, कौन सी सतह से वायु है, सतह से सतह है, कौन सा टैंक है, क्या है। तो ये आकाश जो है सतह से वायु वाली मिसाइल है, 1990 में ये आई थी। और ये 25 से 45 किलोमीटर इसकी रेंज है। नाग जो है एक टैंक भेदी हमारा वो है, 1990 में इसको मतलब आया था, शुरुआत हुई थी नाग की। टैंक भेदी है ये 4 से 7 किलोमीटर। ब्रह्मोस जो है 2001 की बात है ये। मतलब अभी जो राष्ट्र को समर्पित किया जाता है वो बाद में किया जाता है, जब सेना में शामिल किया जाता है वो टाइम बाद में का रहता है। इसका डेट वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद रखिएगा। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। और ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा जो नदियां हैं भारत की, ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कोवा, तो उसका ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है भारत और रशिया का ये। और 290 से 450 प्लस किलोमीटर तक इसकी रेंज है। फिर जो है निर्भय, ये सब सोनिक क्रूज है और ये 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है। अस्त्र हवा से हवा में वार करने वाला हमारा डिफेंस सिस्टम है और इसकी 100 प्लस किलोमीटर इसकी रेंज है। हेलिना जो है ये टैंक भेदी है, 7 से 10 किलोमीटर इसकी रेंज है। अभी याद रखिएगा नाग और हेलिना क्या है, तो ये टैंक भेदी है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगला यहाँ पर है 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो -10⁻⁹ मीटर। नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन थे, तो रिचर्ड फेनमैन इनका नाम है। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था, तो नोरियो तनिगुची ने। भारत का पहला नैनो उर्वरक कौन सा है, तो नैनो यूरिया है। नैनो यूरिया 2021 में शुरुआत हुई थी भारत में नैनो यूरिया की। फिर भारत में नैनो साइंस और टेक इनिशिएटिव की शुरुआत कब हुई, तो 2001 में ही नैनो टेक्नोलॉजी की बात की जाने लगी थी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा। फिर नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई, वैसे तो नैनो इनिशिएटिव शुरू हुआ था 2001 में, नैनो को एक मिशन की तरह कब से शुरू किया गया है, 2007 से। ये इम्पोर्टेंट है 2007। फिर जो है भारत में नैनो उर्वरक के कारखाने देखिए, इफ़को जो है स्थापित करता है, इफ़को के द्वारा ये स्थापित किए गए हैं कुछ नैनो उर्वरक कारखाने। कलोल सबसे पहले इंडिया का स्थापित जो नैनो उर्वरक कारखाना था, कलोल जो है गांधीनगर गुजरात में। फूलपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 2022 में ये इसकी स्थापना हुई थी। आंवला जो है
यहाँ सब उर्वरक फैक्ट्री थी ये, लेकिन ये जो नैनो उर्वरक वाला भी सेंटर यहाँ लगाया गया है, तो बरेली यूपी में 2022 में। आंवला ये जगह याद रखिएगा, आंवला और फूलपुर है प्रयागराज में, आंवला है बरेली में, दोनों जो है उर्वरक के लिए प्रसिद्ध हैं। और ये इफ़को का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेटिव लिमिटेड। ये 3 नवंबर 1967 में ये इफ़को का फुल फॉर्म है, 1967 में बना था इफ़को, और यही जो हमारा उर्वरक वगैरह को मैनेज करता है। फिर जो है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेगा, ये मतलब जल्दी ख़त्म हो जा रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, और इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, और वर्तमान में है राजेश कुमार सिंह। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसी ने जो अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, ये सब इसी ने बनाया है, डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हैं। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, ईयर याद रखिएगा। फिर जो है डीआरडीओ के कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट थे जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो है LRL-ACM यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल। ये लंबी दूरी तक भूमि पर सटीक हमला करने वाली क्रूज़ मिसाइल है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल। फिर है MPATGM, इस तरह से इसे शॉर्ट फॉर्म भी मतलब पूछे जाते हैं। ये लिखा रहता है ये क्या चीज़ है, जब क्वेश्चन को टफ करना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं याद रखता कोई, तो ये क्या है याद रखेगा। ये जो है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट वाली तकनीक पर ये काम करती है, याद रखिएगा। फायर एंड फॉरगेट आपने बहुत सुना होगा अभी रिसेंट में, 1 साल के अंदर। फिर जो है नेत्रा AEW&C सिस्टम, ये क्या है, तो ये आई इन द स्काई इसको कहा जाता है, वायुसेना का एक सिस्टम है जो नज़र रखता है, नेत्रा इसका नाम है। ये डीआरडीओ ने ही बनाया है, याद रखिएगा। फिर जो है लेज़र बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, ये भी डीआरडीओ ने बनाया है। एक ड्रोन को लेज़र से नष्ट करने वाली प्रणाली, मतलब नीचे से ही लेज़र से कोई ड्रोन अटैक होता है तो उसको नीचे से ही नष्ट करने वाली टेक्नोलॉजी भारत के पास है, मतलब डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। तो याद रखिएगा कुछ डीआरडीओ के प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी वीपो की स्थापना कब हुई थी, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, चाहे स्टेटमेंट बन जाए या फिर ऐसे ही फैक्ट पूछे जाए। तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसने काम करना शुरू किया 1970 में, लेकिन यही पूछा जाता है ये वाला डेट 1967। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, ये भी वीपो का भी हेडक्वार्टर जेनेवा में ही स्थित है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो होता है, बौद्धिक संपदा वाला जो अधिकार है, IPR जिसको कहते हैं, इसके कई सारे प्रकार हैं, कई सारे इसमें एक्ट भी इंडिया में आए हैं, वो सब है यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये सब जो है गूगल से और जो छोटी मोटी बुक है उन सब से ही लिया गया है, मैंने भी गूगल वगैरह से ही इकट्ठा करके एक मतलब ये शॉर्ट नोट बनाया है। तो पेटेंट क्या है, तो ये आविष्कार की सुरक्षा का कानूनी एक अधिकार है, मतलब कोई भी आविष्कार है उसको मतलब सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। और इसमें जो है निश्चित अवधि तक, लगभग 20 साल तक जो है आविष्कारक कोई भी चीज़ जिसका उसने आविष्कार किया है उसका उपयोग करने, बनाने, लाइसेंस बेचने का ये अधिकार मिल जाता है आविष्कारक को, लगभग 20 साल तक के लिए। तो ये एक पेटेंट इसको कहा जाता है। मतलब कोई भी नई चीज़ आविष्कार कीजिए, या कोई भी फ्रेंचाइजी वगैरह जो दी जाती है, जैसे जूडियो है, अब कोई भी नहीं खोल सकता है, लेकिन जिसको उसका पेटेंट मिलेगा वही खोलेगा। तो इस तरह के जो कानूनी अधिकार हैं इसमें दिए जाते हैं। और ये एक्ट कब आया था, ये इम्पॉर्टेंट है ईयर, 1970 में ये एक्ट आया था। और ये संशोधन वाला ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेटेंट एक्ट 1970 में आया था, संशोधन हुआ था 2005 में। और ये जो है, ये सब जितने भी पेटेंट वगैरह या जितने भी राइट्स हैं ये वाले बौद्धिक संपदा वाले, ये रिन्यू भी हो सकते हैं, मतलब इनको फिर से अप्लाई किया जाता है, रिन्यू होते हैं इस तरह से। तो संशोधन, इस एक्ट में संशोधन कब हुआ था, 1970 वाले 2005 में। क्यों संशोधन किया गया था, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्रीमेंट आया था जिसको कहा जाता है ट्रिप्स एग्रीमेंट। उसके अनुरूप ये भारतीय एक्ट को बनाने के लिए इसको जो है संशोधित किया गया था। ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछा जा सकता है, तो रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये ट्रिप्स एक्ट है, इसके लिए इसके अनुरूप करने के लिए इस एक्ट को 2005 में इसको संशोधित किया गया था। तो पेटेंट क्या है, 1970 में आया हुआ एक एक्ट है जिससे मतलब आविष्कारक को उसका मतलब लाइसेंस वगैरह बेचने का अधिकार मिलता है, कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता है। कॉपीराइट अलग चीज़ है। कॉपीराइट किस में दिया जाता है, रचनात्मक कार्य में। रचनात्मक कार्य मतलब किताब, गीत, फिल्म, फोटो या फिर यूट्यूब वीडियो, सॉफ्टवेयर, ये सब जो है जैसे कॉपीराइट आ जाता है। कोई जैसे इस वीडियो को कोई कॉपी करके अपने चैनल पे अपलोड कर दे, ऐसा हो चुका है, तो मैं उसको कॉपीराइट दे सकती हूँ कि हाँ
आप इसको हटाओ, या फिर नहीं तो आपका चैनल जो है टर्मिनेट हो जाएगा अगर आप स्ट्राइक दे दी किसी ने। तो इस तरह से होता है ये कॉपीराइट। तो ये किसी रचनात्मक कार्य के लिए होता है, उसकी सुरक्षा के लिए। इसमें जो है मौलिक रचनाकारी की अनुमति के बिना उसकी कृति का प्रकाशन, बेचना या इस्तेमाल नहीं हो सकता है। स्टार्टिंग में जब ये सब बना था कॉपीराइट एक्ट वगैरह, तब किताबें वगैरह के लिए ज़्यादा दिया जाता था, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं तो उन सब के लिए दिया जाता है। और इसको जब बनाया गया था तो सामान्यतः लेखक के जीवन काल से प्लस 60 वर्ष तक इसको सुरक्षित रखा जाता था। कुछ श्रेणियों में इसके अलग अलग नियम हैं। बस ये याद रखिए, कॉपीराइट एक्ट कब आया था? 1957 में। और कॉपीराइट किस चीज़ के लिए दिया जाता है? रचनात्मक कार्य के लिए। और पेटेंट किस चीज़ के लिए दिया जाता है? उस तरह से कोई आविष्कार हुआ हो, उसमें लाइसेंस वगैरह जो दिया जाता है वो पेटेंट है। कॉपीराइट केवल रचनात्मक कार्य के लिए। फिर जो है ट्रेडमार्क क्या चीज़ है? तो इसमें ब्रांड का नाम, जैसे कोई नाम है कोई और ना कॉपी कर ले। लोगो जो होता है, अगर किसी ने ट्रेडमार्क लिया है तो वो लोगो नहीं कॉपी किया जा सकता। प्रतीक, स्लोगन, ये सब जो है ट्रेडमार्क के तहत आता है। इसकी अवधि होती है 10 साल और बार बार रिन्यू किया जा सकता है। ट्रेडमार्क का अधिनियम कब आया था? 1999। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, याद रखिएगा। सबके जो है मतलब ईयर अलग अलग है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर जो है भौगोलिक संकेत है, जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग। जीआई टैग किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि किसी क्षेत्र के किसी उत्पाद को दिया जाता है। अब वो कृषि उत्पाद हो सकता है, खाद्य उत्पाद हो सकता है, हस्तशिल्प हो सकता है, वस्त्र वगैरह जैसे, और या औद्योगिक उत्पाद हो सकता है। किसी उत्पाद को दिया जाता है जीआई टैग। लगभग मतलब शुरुआत में इसको 10 साल के लिए दिया जाता है, बाद में इसको रिन्यू कराया जा सकता है। मान लीजिए अगर कोई क्षेत्र का कोई उत्पाद है, 10 साल बाद अगर ख़त्म हो गया तो उसको दोबारा नहीं मिलेगा जीआई टैग, लेकिन अगर फिर से रिन्यू कराया जाए तो वो मिल जाएगा, अगर उस एरिया में वो चीज़ होती है तो। फिर जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, ये जो एक एक्ट है, ये पूरा नाम है इस एक्ट का, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब आया था? 1999 में आया था। ये जीआई टैग के लिए जो एक्ट बना था ये 1999 में बना था। लागू हुआ था 15 सितंबर 2003 में। 99 में आया था, 2003 में लागू हुआ। एक जीआई की टैग की रजिस्ट्री कहाँ पे होती है? चेन्नई में। और ये किस डिपार्टमेंट के द्वारा होती है? तो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत जीआई रजिस्ट्री काम करती है। फिर जो है पहला जीआई टैग किसको मिला था? तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था पहला जीआई टैग, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और 2004-05 में पहला जीआई टैग ये दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। और वर्तमान में 700 से ज़्यादा जीआई टैग्स दिए जा चुके हैं। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे एक नया जीआई टैग हमेशा यूज़ मतलब बनता ही रहता है। तो एग्ज़ाम जब भी हो उसके बाद, उसके पहले जो है एक बार देख के जाइए, गूगल सर्च करके। कुछ चीज़ें होती हैं जिसको तुरंत ही मतलब देख लेना चाहिए एग्ज़ाम के पहले, तो ये उस टाइम देख लीजिएगा। अभी जून 2026 में वीडियो बन रहा है, तब ये जो है 700 जो है जीआई टैग्स हैं। और वर्तमान में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है 70+ यहाँ पर जीआई टैग्स हैं। रिसेंट में यूपी में जो है कितने जीआई टैग्स हैं? तो मेरठ भी, मतलब रिसेंट वाले जो जीआई टैग्स हैं वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं रिसेंट में उसके लिए। तो मेरठ बिगुल है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है ये मेरठ का। अभी यहाँ कुछ में ज़िले का नाम लिखा गया है तो ये मतलब याद करने में ईजी है। मेरठ बिगुल, मथुरा जरी पोशाक, मेरठ की रेवड़ी, मेरठ गजक, इसको मतलब रीसेंट वाले ही केवल यहाँ पर लिखे हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं तो कैसे लिखे जा सकते हैं, मतलब रीसेंट याद रखिएगा। पिलखुआ हैंड ब्लॉक टेक्सटाइल, जो कि हापुड़ से संबंधित है। अब इसके नाम में कहीं पे ज़िले का नाम नहीं है, इसलिए हापुड़ यहाँ पर लिख दिया गया। पहले ये पिलखुआ हैंड ब्लॉक टेक्सटाइल जो है गाज़ियाबाद के अंतर्गत आता था, लेकिन अभी ये हिस्सा हापुड़ में है, तो अब हापुड़ में है, मतलब हापुड़ ही कहा जाएगा। बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, बनारस मुराल पेंटिंग, बनारस लाल पेड़ा, बनारस ठंडाई, बनारस शहनाई, ये सब रीसेंट वाले हैं। बनारस तबला, ये हाल में ही दिए गए हैं ये सब जीआई टैग। और सबसे ज़्यादा जीआई टैग भी बनारस के ही पास हैं। अभी अब यूपी के ज़िलों की बात करें, सबसे ज़्यादा बनारस के पास। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक एक्ट है, ये कब आया था? प्लांट की जो वेराइटीज़ होती हैं उसके लिए जो एक्ट बना था 2001 में आया था ये। डिज़ाइन एक्ट एक है, इसको बस सीधे सीधे याद रखिएगा, ये सब से ईयर पूछ लिया जाता है। तो सन 2000 में डिज़ाइन एक्ट आया था। पीसीएस के लिए भी ये सब बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में प्री में बहुत पूछा जाता है, मेंस का तो ये पूरा सिलेबस ही है, टॉपिक है। लोअर पीसीएस के भी सिलेबस में दिया ही है, तो कराया जा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो 24 जनवरी 2018 में हुई थी। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, बहुत सारे हैं, आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं। ये हमारे हर ज़िले के लिए एक अलग अलग उत्पाद है, जिससे हमारा मतलब क्यों ये बनाया गया था कि रोज़गार जनरेट करने के लिए, किसी
हर ज़िले की अपना मतलब एक पहचान बनाने के लिए, वहाँ पर आर्थिक विकास करने के लिए, तो ये सब इसी के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आया था। फिर जो है 24 जनवरी को ही हमारा उत्तर प्रदेश डे मनाया जाता है, उसी दिन ये घोषणा हुई थी। एक है इंडेक्स भी अब इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026 में का मतलब ये जो जारी हुआ रिसेंट वाला अभी, उसमें कौन सा किस स्थान पर है, तो ये जारी करता है विपो इसको जारी करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। वर्तमान में भारत की रैंक इनोवेशन में है 39, याद रखिएगा 39, और टॉप कंट्रीज़ में नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे है स्वीडन, थर्ड पे है यूएसए। नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, फिर स्वीडन, फिर यूएसए, भारत का नंबर है 39। फिर जो है एक है यहाँ पर ये दिवस भी मनाया जाता है, इसलिए भी इसको भी याद रखिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ये 26 अप्रैल को हम हर साल मनाते हैं, 26 अप्रैल ये डे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, फैक्ट है ये। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2026, अभी जून में ही ये एक इंडेक्स आया है, और इससे पहले जो हमारी रैंक थी वो 43 थी, अभी 42 हो गई है। तो अभी जहाँ पे भी आप गूगल सर्च करेंगे हो सकता है 43 दिखे, लेकिन अब जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला जो उनका ऑफिशियल साइट है वहाँ पर 42 दिखा रहा है। तो ये जो है इंडेक्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये वाला था इनोवेशन वाला, और ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो अब ये सब चीज़ें जो लिखी रहती है प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसको इंग्लिश वाला ही देखा करिए, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इनोवेशन इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो ये इंग्लिश वाला भी देखा करिए। जारीकर्ता कौन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का, तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत की रैंक है 42। टॉप पे कौन है, तो नंबर 1 पे है यूएसए बौद्धिक संपदा में, उसके बाद सेकंड पे है यूके, फिर फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन। पीसीएस का आप एग्ज़ाम देंगे प्री का, तो इसमें टॉप मतलब 5 पूछ लिया जाता है, टॉप 5 में कौन नहीं है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। लेकिन जब आप लोअर पीसीएस या आरओ दे रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन इसी तरह के रहते हैं, हर में मतलब टॉपिक वही रहता है, बस थोड़ा सा उसका टाइप पूछने का बदल जाता है। जैसे भारत की रैंक पूछ लिया गया सीधे सीधे, तो 42 है। टॉप में कौन है, यूएसए है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। कौन जारी करता है, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो ये बौद्धिक संपदा से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है, इन्हीं में से मतलब बौद्धिक संपदा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत में कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है, ये कुछ डेटा हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो एग्ज़ाम में बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। और ये मतलब अभी कितना है, ये गीगावाट में लिखा हुआ, अगर मेगावाट में लिखा रहेगा तो ये पॉइंट यहाँ हटा रहेगा, तो ये याद रखिएगा, नंबर यही रहेगा, बस मेगावाट में ये पॉइंट नहीं लगा रहेगा। तो ये 520.51 गीगावाट है हमारी टोटल कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता, जिसमें जीवाश्म ईंधन का हिस्सा कितना है, तो 248, ये बस 248 ही याद रखिए, 248 गीगावाट, जो कि है 47.7%। अब दिमाग में 47-48 ही रखिए, इतना है जीवाश्म ईंधन, मतलब बहुत क्लोज आंसर नहीं रहता, मतलब ऑप्शन नहीं रहता। गैर जीवाश्म का हिस्सा कितना है, तो 283 गीगावाट, जो कि है 52.3%। मतलब टोटल जो स्थापित क्षमता है उसमें जीवाश्म ईंधन हमारा 47 या 48% है लगभग, और जो गैर जीवाश्म है वो लगभग 52% है। अभी इस 52% में से जैसे जो परमाणु जो से जो विद्युत उत्पादन होता है उसको सबको हटा दिया जाता है, तो नवीकरणीय अगर केवल लिखा रहे, अगर नवीकरणीय वर्ड लिखा रहेगा तब 50.60 आंसर रहेगा, और अगर गैर जीवाश्म में लिखा रहेगा तो ये 52.3% आंसर रहेगा। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें याद रखेगा, इनमें में से मतलब नवीकरणीय कहा जाए तो 50.60 और पूरा टोटल गैर जीवाश्म कहा जाए तो 52.3%। अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन जो हमारा 47.7% से जो स्थापित होती है, उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट कोयला का रहता है, जो ताप विद्युत कहा जाता है, थर्मल पावर जिसको कहते हैं, उसका हिस्सा है 42.50%, 42.50%। अब ये बहुत सारा परसेंटेज आपके दिमाग में बहुत सारा डेटा हो जा रहा होगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जैसे कोयला वाला याद रख सकते हैं। फिर जो है लिग्नाइट का है 1.30%, गैस का है प्राकृतिक गैस जो होते हैं 3.90%, डीजल का है 0.10%। अब ये 3 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पीसीएस में बहुत क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, यूपी पीसीएस में भी। तो ये 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य हमारा कितना है, तो ये है 500 गीगावाट। इसको घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 500 गीगावाट तक हमें कब अचीव करना है, तो 2030 तक, इस तरह से, और स्टेटमेंट भी बनता है ऐसा। फिर जो है 2030 तक हमारा सौर ऊर्जा का भी लक्ष्य है 280 गीगावाट। मतलब ये जो हम नवीकरणीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं, जो 2030 तक हमें 500 गीगावाट अचीव करना है, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा सौर ऊर्जा का ही होगा। मतलब हमारा सौर ऊर्जा का भी अलग से लक्ष्य है, इनमें से इस 500 में से 280 तो सौर ऊर्जा से ही अचीव करना है। फिर हमारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना है, तो 270 मतलब वर्ष 2070 तक।
2070 तक हमारा 0 कार्बन एमिशन होगा, मतलब हम जितना भी कार्बन एमिट करेंगे उतना मतलब पृथ्वी पे इतना मतलब पेड़ पौधे या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बढ़ाएंगे तो इससे जो है कार्बन उत्सर्जन कम होगा, इसी को 0 करना है हमें, तो ये 2070 तक होगा। फिर जो है गैर जीवाश्म ईंधन के बारे में अब, तो सौर ऊर्जा जितना भी गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादित होता है, जिसका परसेंटेज यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर गैर जीवाश्म का 52.3%, उसमें से सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा से हम उत्पादित करते हैं, लगभग 27%। और वर्तमान में क्योंकि ये सौर ऊर्जा की बात है, सौर ऊर्जा हमारे यहाँ ज़्यादा जनरेट हो रही है आजकल, तो सौर ऊर्जा इसका अगर नंबर भी पूछ लिया जाए तो 157.05 गीगावाट जो है वर्तमान में हमारी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता है, जिसको हमें कहाँ तक लेके जाना है, तो 2030 तक इस 157 को 280 गीगावाट तक लेके जाना है। फिर जो है सौर ऊर्जा हो गया 27%, पवन ऊर्जा 10.5%, जल विद्युत 9.8%, बायोमास 2.1%। सबका परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इस तरह अरेंज करने को आ जाए तो पहले सौर ऊर्जा, फिर पवन ऊर्जा, फिर जल विद्युत, फिर बायोमास, फिर लघु जल विद्युत, लघु जो सिंचाई पर मतलब लघु जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं उनको अलग से हम लिखते हैं, तो 1% इसका भी है। अपशिष्ट से ऊर्जा 0.2%, लघु जल विद्युत ये मतलब वही है, दोबारा लिख दिया गया, ये 1% सेम है वो। फिर जो है परमाणु ऊर्जा का कितना है, परमाणु ऊर्जा का है 1.7%, परमाणु ऊर्जा 1.7%। अब इसको देखिए अरेंज करके यहाँ पे लिखा गया है, सबसे ज़्यादा कोयला का है, फिर सौर का है। अगर टोटल ले लिया जाए मतलब जीवाश्म गैर जीवाश्म सब ले लिया जाएगा तो सबसे ज़्यादा हमारा विद्युत उत्पादन होता है कोयला से, फिर सौर से, फिर पवन ऊर्जा, फिर जल विद्युत, फिर गैस, फिर बायोमास, फिर परमाणु। नंबर 1 पे कोयला, फिर सौर ऊर्जा, फिर पवन ऊर्जा। नेक्स्ट है यहाँ पर सोनभद्र जो जिला है हमारा उत्तर प्रदेश का, उसको ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसको कहते हैं, सोनभद्र को। कुछ प्रमुख पावर प्लांट हैं, ये भी याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम के लिए। जैसे सोनभद्र में है अनपरा पावर प्लांट, ओबरा पावर प्लांट, रिहंद सुपर थर्मल पावर प्लांट जो कि एनटीपीसी का है, सिंगरौली पावर प्लांट जो है ये भी एनटीपीसी का है। तो ये सोनभद्र के अनपरा, ओबरा, रिहंद और सिंगरौली। फिर कानपुर का है पनकी पावर प्लांट, याद रखिएगा पनकी कहाँ का है, कानपुर का। मैचिंग में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। टांडा कहाँ पर है, टांडा पावर प्लांट ये अम्बेडकर नगर में। फिर हरदुआगंज पावर प्लांट कहाँ पर है, अलीगढ़ में। रोजा पावर प्लांट कहाँ है, शाहजहाँपुर में। ये जो हरदुआगंज वाला है ये यूपी का सबसे पुराना थर्मल पावर प्लांट है, ये भी याद रखिएगा। हरदुआगंज पावर प्लांट कहाँ पर है, अलीगढ़ में। फिर जो यहाँ पर है एनटीपीसी के कुछ प्रमुख संयंत्र हैं। एनटीपीसी वाले अलग से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले एग्जाम में, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एनटीपीसी के प्रमुख संयंत्र। तो सबसे पहले यहाँ पर दादरी थर्मल है एक, जो कि गौतम बुद्ध नगर में है। अब ये भी कई बार क्वेश्चन यूपी SSC, यूपी PCS के आयोग के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दादरी जो है गौतम बुद्ध नगर में। फिर ऊंचाहार, पूरा नाम नहीं लिखते इसका, अक्सर ऊंचाहार ही लिखा रहता है। फिरोज गांधी ऊंचाहार ये पावर प्लांट है, ये रायबरेली में स्थित है। फिर टांडा जो है ये अम्बेडकर नगर, ये भी जो है एनटीपीसी का है। कोरबा, सिंगरौली और रिहंद ये भी सोनभद्र का है। विंध्याचल ये एनटीपीसी का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। एनटीपीसी का सबसे बड़ा कौन सा है, विंध्याचल, जो कि मध्य प्रदेश में है। फिर तलचर में भी एक एनटीपीसी का पावर प्लांट जो कि उड़ीसा में है। फिर जो है सौर ऊर्जा के लिए टॉप हमारे राज्य कौन से हैं, सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन हमारा कहाँ से होता है इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा राजस्थान से होता है वर्तमान में, जब रिसेंट ही डेटा ये सब लिया गया है। और यहाँ पर एक प्रमुख सोलर पार्क है जिसका नाम है भाडला सोलर पार्क, ये राजस्थान में ही स्थित है, ये भी याद रखिएगा। नंबर 1 पे सोलर एनर्जी में राजस्थान है, अभी जितना उत्पादन हो रहा है उसमें। सेकंड पे गुजरात है, थर्ड पे कर्नाटक, फोर्थ पे तमिलनाडु, नंबर 1 पे राजस्थान। पवन ऊर्जा वाला ये मतलब बहुत पूछा जाता है, पवन ऊर्जा में टॉप कौन सा है, तो ये इसमें गुजरात है नंबर 1 पे, उसके बाद तमिलनाडु, फिर कर्नाटक। पवन ऊर्जा में नंबर 1 पे गुजरात है और सौर ऊर्जा में नंबर 1 पे राजस्थान है। अब ये अरेंज करने को भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पवन ऊर्जा वाला। गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक ये वर्तमान का है ये भी। फिर है जल विद्युत में टॉप पे कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पे है जल विद्युत में, सेकंड पे उत्तराखंड है, थर्ड पे कर्नाटक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे भारत में कोयले की खोज कब हुई थी, तो 1774 में रानीगंज वाला जो कोयला फील्ड है, रानीगंज मूवी भी आपने देखी होगी। तो ये भी हम देखेंगे, जितनी भी खाने भी हैं इंडिया में उन सबसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अभी सारी खाने स्टेट वाइज देख लेंगे। फिर डिगबोई असम में तेल की खोज कब हुई थी, ये सब क्वेश्चन बन सकता है, तो 1889 फैक्ट है ये, बस दिमाग में रखिएगा। भारत का पहला जल विद्युत स्टेशन सिद्रापोंग है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है ये, और ये 1897 में बना था, मतलब जल विद्युत स्टेशन ये बना था, पहला है सिद्रापोंग जो कि दार्जिलिंग में है। फिर जो है पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, इस परमाणु रिएक्टर के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था, एक 1956 में ये बना था।
फिर जो है ONGC आयोग कब बना था? 1969 में। NTPC की स्थापना 1975 में। NHPC की स्थापना जो कि जल विद्युत को मैनेज करता है, इसकी स्थापना 1975 में। राष्ट्रीय सौर मिशन हमारा कब आया था? 2010 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब बना था? ISA, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, ये 2015 में बना था। फिर जो है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2023 में। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की लिमिटेड यहाँ पर है, विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। फिर जो है कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण जो है 1972 में किया गया था। कोल इंडिया, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, ये पूरे इंडिया में जितने भी कोयला उत्पादन होता है, जितना भी, उसका 88% जो है कोल इंडिया के द्वारा होता है। 1975 में कोल इंडिया की स्थापना हुई थी। फिर जो है कोयला के प्रकार भी पूछे जाते हैं, जिससे सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट माना जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको अच्छा कोयला माना जाता है। सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। ये कोयले के प्रकार हैं, इसको अरेंज करने को आता है। पहले एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। झारखंड में कुछ खाने हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले। जैसे कर्णपुरा लिखा है, इसको अलग अलग स्टेट दिया है, उसमें मैच करने को आता है। अजीब से नाम, जैसे औरंग, कर्णपुरा, ताता पानी, ये सब है एक तरफ, और सारे स्टेट के नाम है, उसको मैच करिए। इस तरह से क्वेश्चन बन चुके हैं पहले। तो झारखंड में है झरिया, कर्णपुरा, बोकारो, चंद्रपुरा, गिरिडीह। एकदम दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और खानों में से इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है, एक ही बार जगह पे लिख दिया गया है ये। झरिया, कर्णपुरा, बोकारो, चंद्रपुरा, गिरिडीह, ये कोयला के खाने हैं। फिर जो है पश्चिम बंगाल में है रानीगंज खान, जो कि दामोदर घाटी में है। अगर घाटियों की बात की जाए, कहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब कोयला की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये महानदी घाटी वाला जो एरिया, दामोदर घाटी वाला जो एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब कोयला उत्पादन होता है। महानदी, दामोदर, और ये जो मतलब इसका बेसिन जो है, ये कोयले की खान सबसे ज़्यादा यहीं पर पाई जाती हैं। फिर जो है उड़ीसा में है औरंग, औरंग जो है महानदी क्षेत्र में ही आता है। फिर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में है सिंगरौनी। अब ये सिंगरौनी और सिंगरौली अलग अलग है। सिंगरौनी जो है वो आंध्र प्रदेश का कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली जो है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। कुछ एरिया है जो कि दोनों में आता है, और ये कोयला उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। सिंगरौली नाम से एक पावर प्लांट भी लगाया है NTPC ने। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में है तातापानी, रामकोला, सोनाहत और बिलासपुर। ये जो है कोयला की खाने हैं प्रमुख, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये ऊर्जा के स्रोत वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो ये ऊर्जा स्रोत हैं उनसे, और यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी कर चुके हैं पहले, प्रीवियस ईयर भी आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी नोट्स जितने भी अभी कराए जा रहे हैं या पिछले भी जो हो चुके हैं रिटन नोट्स, सब आपको जो ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।